अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशूज़ जिस पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन आज थोड़ा सा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैंने एक सोशल इशू पे बात करनी है। पहले हिस्से में मैं सियासी और बड़ी अहम पेशरफ्त जो हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। कई लोग जो हैं, हमारा जो दूसरा मकतबा फ़िक्र है सो कॉल्ड लिबरल का, जो आप कह दें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की एक ऑडिटर या बयानिया लेकर चल रहा है कि इमरान खान के दिन थोड़े रह गए हैं और वो डेडलाइन मार्च की दे रहे हैं, मार्च के इलेक्शंस की दे रहे हैं कि मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। ज़रा इसको दोनों एंगल से देखना है। और पीडीएम ने जो मार्च की क्यों दी है, इतना वक्त क्यों लिया है, ये भी एक बड़ी अहम इशू है। और अभी आपके सामने है, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तो बैरूनी कुव्वतों का अमल दखल पाकिस्तानी सियासत के अंदर आ चुका है। इन हालात में दो पॉसिबिलिटी ज़हन में रखिएगा। एक तो इमरान के अगेंस्ट तमाम लॉबीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं और वो सबक सिखाना चाहती हैं इमरान खान को। इंटरनेशनल लॉबीज़ की बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। डॉलर पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा जो 5,000 अरब के करीब घरों में पड़ा हुआ है, वो निकालना कोई मुश्किल काम है। इमरान खान सिर्फ यही काम करता, बड़े नोट ख़त्म कर देता तो बड़ी आसानी से चीज़ें 5,000 के नोट ख़त्म करते तो कई मसाइल ठीक हो जाने थे। लेकिन नहीं, वो क्यों ख़त्म करने दे? कोई आसपास माफियाज़ ही बैठे हुए हैं जो किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं। और अब उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने, क्या गेम प्लान तैयार हो रहा है या तैयार हो चुका है। कुछ कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शायद नवाज शरीफ या उनको साथ दे रही है, मैं नहीं समझता। बहरहाल जो नुक्ता नज़र है उस मकतबा फ़िक्र का जो बता रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें जा रही हैं, वो लोग जाके मिन्नते तरले, भाई किस बात के मिन्नते तरले कर रहे हैं नवाज शरीफ के? मैं समझना चाहता हूँ ना, किस बात के मिन्नते तरले करने हैं? अगर जो कुछ भी होना है, मिन्नत तरले की क्या ज़रूरत है? बड़ी सीधी सी बात, लॉजिक लाए। अगर इमरान खान ने जाना है, नए इलेक्शन हो, आ जाए, उससे मिन्नत तरले करने से क्या फ़र्क पड़ेगा जी? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उम्मीद दिला रहे हैं कि जो है ना इन माफियाज़ के साथ आप कुछ खड़े हो। चले उन्हीं का बयानिया ले लेते हैं, उन्हीं का बयानिया हम समझ लें कि वो ऐसा है। और तो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि इसमें वही माफियाज़ रूल करें और वही जिन्होंने लूट मार की है वापस आ जाएं और पाकिस्तान को उसी डगर पे ले जाए। ये मुल्क की मईशत जो कंट्रोल करनी है, उसके कई हालात हैं, कई वाक़यात हैं, वो मैं फिर किसी वक्त डिस्कस करूँगा आपके साथ। अब मैं आपके साथ वो प्लान बता देता हूँ। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी बिसात बिछ चुकी है। मैंने पहले एक वक्त कहा था और मैंने आपको कहा था फॉर द टाइमिंग रुक गया। बलूचिस्तान में पहली हवा थी, उसके बाद मैंने आपको कहा था पंजाब और फिर वफाक की तरफ। क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल 95 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और इमरान खान अक्सरियत नहीं ले सकेंगे। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कहा जाएगा और नया इंतखाब वज़ीर आज़म भी जो है ना वो सादा मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा, तो अल्टीमेटली जो बात है नए इलेक्शन की तरफ जाएगी। और कोई भी इस वक्त याद रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूँ, कोई भी इस वक्त मुल्क की इकॉनमी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इंटरम सेटअप के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। गालियाँ पड़ जाएंगी उसको। कहा यह जा रहा है कि जनाब पीपीएस पार्टी पे नहीं माना जा रहा, नून लीग नहीं मान रही है। ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए है, पर हम जैसे लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ कोई नहीं आना चाहता। या तो बताए ना है क्या किसके पास क्या जादू की छड़ी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंसेस हैं, आपको पता है। मार्केट से डॉलर उठा लिया जाता है, ये भी आपको पता है। स्टॉक में से फ़ॉरेन स्टॉक के शेयर निकाले जाते हैं और जो गेमर बैठा हुआ है वो चला रहा है इस सारे मामले को। यहाँ तो किसी को सोचना ना इस मुल्क की इकॉनमी को, ये जो बीच में माफियाज़ बैठे हैं इसको कैसे कर्टेल करना है। इसके लिए इमरान खान को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और ये भी डरते हैं कि अगर इमरान खान को ऐसे हटाया, यानी तहरीक अदम एतमाद से ही हटा दिया,
तो वो तो बहुत बड़ी एक तहरीक बन सकती है। और इमरान खान जो हमदर्दी का वोट लेकर दोबारा ना आ जाए, तो वो भी ये सोच रहे हैं। तो ये भी इतना आसान काम नहीं है जो बताऊँ मैं आपको। और इमरान खान देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, इख्तियार उनके पास है। 58 के तहत सदर को एडवाइस कर सकते हैं और सदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसमें फिर री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। 90 डेज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, आइन का आर्टिकल 58 95 चल रहा होगा, 58 चल रहा होगा असम्बली डिज़ोल्व करने के हवाले से, और आर्टिकल 224 जो केयर टेकर सेटअप को आगे लेकर इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाना है, वो सारा चल रहा होगा। अगला जो इशू मैं जिसके सामने आपको बता, और ये बहुत चीज़ें बड़ा वाज़ेह हैं, इमरान खान को बस सीरियस स्टेप लेने हैं। अगर ना संभले तो नुकसान ज़्यादा ना हो सकेगा। उन्हें समझ ना इन चीज़ों को कैसे कैटर करना है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगले इशू की तरफ, बड़ा अहम इशू है, मेरे साथ इस प्रोग्राम में अब सईद जुल्फ़िकार हुसैन शाह मौजूद होंगे, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पर मनशियात ने जो इस कौम की जड़ें खोखली कर दी और कोई इस पर सख्त एक्शन नहीं ले सका। चलते हैं उस प्रोग्राम की तरफ। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत सियासी नहीं होती, आप समझे कि सियासी ये या कोई अहम है, इस मुआशरे में निखार पैदा करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए जो लोग अपना वक्त दूसरों के लिए मुसरफ करते हैं, हकीकी तो वही है अहम शख्सियत। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब, और तारफ़ के मोहताज उन लोगों के लिए तो नहीं है कि जो इनके काम को जानते हैं, लेकिन मैं आपको तारफ़ इस हवाले से माहिर इत्तेदाद मनशियात, इस मुआशरे में मनशियात की लत को ख़त्म करने के लिए बड़ी खदमात है। ये मेरे साथ आज से अटैच नहीं है। और हम लोगों ने, आपको याद है, यहाँ बड़े मनशियात की बड़ी शक्लें बदलती रहीं और क्या क्या होती रही, मैं उनकी ज़बान से प्रोग्राम करेंगे शॉर्ट रखने की शक्ल में। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत बेहतरी की चीज़ें पैदा हुई कि इस माशरे में मनशियात ख़त्म हो सके, और कुछ मीटिंग हुई, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स कराए, लेकिन हुआ क्या पहले वो जानेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। जी जुल्फ़िकार साहब, वो हाई कोर्ट से जैसे जवाद हसन के मुझे याद है, जैसे शाह जमील के भी ये मामला चल रहे थे, बड़ी तेज़ी से काम चल रहे थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। वो मीटिंग में तो बड़ा कुछ फाइनल हो गया था, पता नहीं क्या क्या अस्पताल बनने, और वो किधर गया सारा कुछ यार। सर पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू को सामने रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे चल के और भी बड़ी चीज़ें सामने हम लेके आएंगे। सर जी, सवाल ये है कि हमारे यहाँ ऑनरशिप का फुकदान है। पहली बात ये है, देखें, कोर्ट तो आखिरी सहारा होता है ना, लेकिन कोर्ट के बाद एक और सहारा है, वो है ऊपर वाली जात। बिल्कुल, जवाबदेही होनी है वहाँ, नहीं सबकी होनी है जी, देखें सबकी होनी है। आज माशरे में बेहिसी का आलम है। आप देख रहे हैं कि कितने 4-5 साल से तो अदालतों में भुगत रहे हैं ना, बल्कि इससे पहले का भी मैं शीशे, मुझे उससे पहले की बात बता रहा हूँ, शीशे के लिए कितनी 2012-2011 हमने कितनी जद्दोजहद की थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो पहले से बड़ी गंभीर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं देखिए बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी भी समझ जाए, इस शहर को कोलंबिया और बोलिविया बनने की तरफ ना लेके जाए। लाहौर का फेस क्या होता था, अभी हम उन बातों से बाद में आएंगे। लाहौर का फेस क्या था? लाहौर का फेस था हिस्टोरिकल शहर है जी, कल्चरल शहर है, कल्चर का शहर है, मेलों का शहर है, ठेलों का शहर है, एजुकेशन, वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा, खानों का शहर देखे ना, आप अंदाजा लगाएं। आप देखें इस शहर का फेस अब ये है, शहर के एक तरफ आप शदरा, दूसरी तरफ आप वो कसूर की जो हद है, उसके बाद मुल्तान रोड देख लें, इधर बागा। आप किस शहर में, आप किस सिंबल में आप दाखिल होंगे, आपको तो हर जगह पे शहर में बैठे वो ड्रग एडिक्ट्स नजर आते हैं, जो मैं जिसे होमलेस ड्रग एडिक्ट्स कहता हूं। बैकग्राउंड पे नाज़रीन आप देख रहे होंगे, कई एरियाज के चल रहे होंगे, तो वो चीज़ें हमने देखे, उन चीज़ों को सड़कों पर रोजाना मरते देख रहे हैं, रोजाना मरते देख रहे हैं भूख से। अगर साहब देखें, इस शाहराहों पे कौन नहीं गुजरता? वज़ीर आला नहीं गुजरता, गवर्नर नहीं गुजरता, चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं गुजरते, सारे गुजरते हैं। जो हुक्मरानी करके गए हैं वो भी गुजरते हैं, जो करने वाले आने। सर किसी के जहन में कोई, मेरा ख्याल ये पता नहीं क्या बेहिसी है कि यार इनके लिए भी कुछ किया जाए। और
नौजवान छोड़ दें यार, अब तो हमारी नौजवान खवातीन सरेआम बैठ के, आप जब अपने बच्चे को गाड़ी में लेके गुजरते हैं बड़ी गाड़ियों में, तो क्या बच्चा नहीं पूछता ये क्या हो रहा है? वो भी नहीं देखेगा। वो सिगरेट तो फैशन समझती है। आसमान जहांगीर को मैं देखता था, यहाँ औरत माँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, वो मुझे चलाने के लिए सामने पी रहे हैं सिगरेट। वो मैं तो हैरान हूँ। अच्छा सर, जो मैं बातें करता वो हूँ सिगरेट में कुछ चीजें मैं छोड़ दे मैं उनकी। अच्छा सर, मैं बताता हूँ आपको, आज से 15-20 साल पहले की मैं, अभी प्रेजेंट नहीं बात करें, मैं 20-25 साल पहले की बात करता हूँ। उस वक़्त डाइवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा था, अब भी ज़्यादा है। उस वक़्त जनाब अपर क्लास यानी मेडिकल की स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी अपने हॉस्टल में, पास नहीं इम्तिहान कर सकती थी, एक बच्ची इस्तेमाल करती, दूसरी उसको लगा दी। उस वक़्त वो औरतें जिनके घर वाले गल्फ में कई साल गुजारते थे ज़िंदगी, लेकिन वो औरत उस वक़्त वो, लेकिन आज बिल्कुल तब्दीली आ गई। आज माशरे में बिल्कुल तब्दीली ड्रग्स के हवाले से, क्योंकि नशा करने के रुझानात में फ़र्क आ गया। अपर क्लास में और आ गया, मिडिल क्लास में और आ गया, पुअर क्लास। मैं तो अक्सर यानी अब सिर्फ हीरोइन की बात नहीं रह गई है, गांजा की बात नहीं रह गई है, चर्च की अफीम की बात नहीं रह गई है। मैं तो अभी मैं हैरान हूँ। मुझे अभी मैं यूनिवर्सिटी में गया था, कॉलेज में, मुझे बच्चे कहने लगे सर आप तो अभी तो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, आप तो अभी उन चीज़ों की नहीं बात कर रहे जो मुख्तलिफ इलाकों में अपर क्लास की जो सोसाइटीज़ में एक घर दूसरे घर को नहीं पता होता, वहाँ तो दुबई और जो इजिप्ट वाले जो डांस है वो शुरू हो गए हैं। और मैं उनकी बातें सुन के बड़ा परेशान हो गया। सर हम देखें, हम गौर करें कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है। हमने बच्चों को बचाना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा एक मोहताज अंदाजे तक, प्रोग्राम चाहे ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम इसको शॉर्ट रखना चाहेंगे। हम चूँकि नाज़रीन आपको बताते चले, हम कोशिश करेंगे हर इतवार को प्रोग्राम का एक सेगमेंट जो है ना, हम ये पब्लिक सर्विस के लिए मुख्तस करने लगे और कोशिश करते रहेंगे कि ये चलता रहे। लाहौर के अंदर में आपने बड़ी रिसर्च की है, मैं अगर पूछूं आपको नशे की शरह क्या है इस वक्त? सर नशे की शरह, मैं जो सड़कों बागों पार्कों में ना 120 मकामात हैं लाहौर के, किसी भी कॉर्नर से शुरू हो जाए, तकरीबन 9 से 10 हज़ार वो लोग बैठे हैं और 4 से 5 लाख वो लोग हैं जो घरों में हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो और फिर इतनी तादाद वो होगी जो अपर क्लास में बैठी हुई है। अपर क्लास में तो हम उनको डिस्कस ही नहीं करते, हम क्यों डिस्कस करें, वो हमें नजर नहीं आते। वही बेदियां रोड पे फार्म हाउस, मुझे बहुत कुछ पता है। बेदियां रोड, बरकी रोड, रायविंड रोड, जितनी सोसाइटी, जितने बड़े घर, सर मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा साहब ये आगे चल के बातें हम बड़ी खोलेंगे। अच्छा चलें, आज हम यहाँ इस तक टॉपिक छोड़ के हम आते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे बड़ी हाई पावर्ड कमेटियाँ बनी रिहेबिलिटेशन के हवाले से, और यहाँ मैं शाह साहब मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बड़ी खिदमत है उनके लिए, उन्होंने मेंटली रिटार्डेड के लिए पागल खाने के हवाले से उन्होंने हमारी कैंपेन पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे नोटिस लिया है। मैं भी मुझे बड़ी याद है, हम लोग इकट्ठे होते थे, मनशियात के हवाले से उन्होंने बड़े लोगों को रिहेबिलिटेट करने से काम किया। तो ये वो जुडिशल एक्टिविज्म जो चल रही थी अभी ज़रा रुकी हुई है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा चले। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा क्या क्या फैसले हो गए थे वो रुक गए। फैसले जो हुए थे उसमें मैं समझता हूँ जस्टिस जवाद साहब का भी बड़ा रोल है और खासकर जस्टिस शाहिद जमील साहब का भी, ये क्रेडिट उनको जाता है। अब जैसे शाहिद जमील साहब देखें, अब वो कहते हैं उनको तो एक चीज टिप्स पे याद है, वो 3-3.5 साल हो गए उनकी कोर्ट में केसेस हैं और उन्होंने केस को खत्म नहीं किया, ना वो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज करें, यानी जेलों के अंदर, ये भी क्रेडिट उनको जाता है हमारी प्रेयर पे, यानी जेलों के अंदर पहली मर्तबा 40,000 कैदियों को शनाख्ती कार्ड बना। जनाब पहली मर्तबा जेलों के अंदर मेरी प्रेयर पे रैपिड टेस्ट किट का इंट्रोड्यूस करवाई गई, यानी हर जाने वाला कैदी ड्रग्स उसका टेस्ट। और उसके बाद अभी स्कूलों में जो कहा था यार हमने प्रोफाइल, सारे लोग कहते थे जनाब ब्लड टेस्ट करवाया, हमने कहा ब्लड टेस्ट ना करवाएं, इसका मेंटल एटीट्यूड टेस्ट होता है, हेल्थ प्रोफाइल जो पूरी दुनिया में है वो उन्होंने क्या मुझे ये बताएं। और फिर एक और बड़ी बात वो बार बार कहते रहे, सड़कों बागों पार्कों में जो पड़े हैं इनके लिए कौन अदालत जिम्मेदारी क्या करना है। और सर आप देखें और स्कूलों के आसपास कानून है एंटी स्मोकिंग का कि आसपास 500 मीटर में वो दुकानें नहीं होनी है, लेकिन आप देखें वो उस पे देखें हुआ क्या है। मैंने जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया था ना स्टार्ट पे, वो था ओनरशिप का। अब ओनरशिप कौन लेगा, या तो कोर्ट लेगी या गवर्नमेंट लेगी या वालिदैन लेंगे या टीचर लेंगे या सियासतदान लेंगे, पॉलिटिकल विल स्टेप कौन लेगा।
देखें अजहर साहब, ऑनरशिप बड़ा मेन रोल है, जिम्मेदारी का कोई लेने के लिए तैयार नहीं, मैं कसम खाने के लिए तैयार मुझे ये बताइएगा कि कुछ फैसले हो गए थे कि अस्पताल बनाने, यानी अभी मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि मनशियात के लोगों के इलाज के लिए कितना है पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, पहले बता दीजिएगा सर जी। लाहौर में देखें, लाहौर की 1,30,00,000 की आबादी, हाँ, और क्या है 70 से 100 बेड का एक हॉस्पिटल। 70 से 100 बेड। ऐसा कराची में कितने होंगे? कराची में भी गवर्नमेंट के 2-3 हॉस्पिटल 4 हैं बड़े, उसमें एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स का है, बाकी गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट यानी अगर देखा जाए तो ये सैकड़ों में है, हजारों में नहीं है। सर आप देखें, आपका जो नेशनल सर्वे 2012 का हुआ था, गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है, वो 2023 जिसको हम कोड करते हैं 2013 में पब्लिश हुआ था, यूएनओडीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। उस सर्वे में जब 67 लाख लोग नशा करते बताए, उसमें शराब का जिक्र नहीं है, एक्सेप्ट अल्कोहल, और उसमें कहा गया था 1990 यानी नियर अबाउट 2000 बेड अवेलेबल द होल कंट्री, पूरे पाकिस्तान में। मैं अपनी, और आप देख लें, चलिए 5000 लगा लें, 6000। मैं तो अभी भी कहता हूँ ये जो फैसले हुए थे ना, प्रोग्राम अब ज्यादा लंबा हो रहा है, खत्म करना चाहेंगे फैसले में। वो मुझे ये बताइएगा जो लास्ट में मीटिंगों में आके कुछ चीजें जो फाइनली की तरफ हुई और रुक गई, वो बताएं। उसमें जनाब ऑनरेबल शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस शाहिद जमील साहब ने ये जो मेरी पे कमेटी बनाई थी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुझे याद है, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने भी 1-2 मीटिंग्स की, डायरेक्शन दी, लेकिन उसके बाद जो मुझे अंदर की खबर जो ये है कि ऑनरशिप लेने के लिए अभी तक वही मामला। अच्छा, मुझे शॉर्ट में बताइएगा फैसले, अस्पताल कितना इंक्रीज करना था बेड? अस्पताल देखें जी, अस्पताल बनाने थे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 बेड का इजाफा करें या नए अस्पताल बनाए, वो भी उसी तरह स्टॉप, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अवेयरनेस कैंपेन, वो भी स्टॉप है, हेल्थ प्रोफाइल वो भी स्टॉप, जिसका जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें सब हर तरफ झूठ बोला गया, और आज भी देख लें नए दाखिले हुए हैं, किसी ने हेल्थ प्रोफाइल नहीं शुरू किया। सड़कों बागों पार्कों में उसी तरह ही है। अच्छा, ये दूसरा देखें आप, ये सड़कों पे रोजाना मरने की तादाद, हाँ, मरने की तादाद देखें, जो मेरा हर महीने जो मैं डाटा शेयर करता हूँ, हर महीने 45 से 50 बंदे अननोन डेड बॉडी, जिसका नाम नहीं है, पता नहीं है। एक और हमने काम शुरू किया था, आपको याद है कि इनकी बायोमेट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी कोशिश करके, वो बायोमेट्रिक वाला भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। देखिए सर, मैं कह रहा हूं, देखें शाह साहब, हम इससे अगले जो इतवार आएगा उसमें हम यही सिलसिला अब आगे जारी रखेंगे, जो कि टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं नहीं चाहता नाजरीन, मैं बड़े अदब से, मैं आपको पता है, मैं शुरू में कहता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का भी, प्रोग्राम शेयर करने का भी, लेकिन ये प्रोग्राम मैं ख़ास तौर पर आपसे गुजारिश करूँगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। ये एक पब्लिक सर्विस है ताकि लोगों तक अवेयरनेस आए, और आज ही हमने बाकायदा ये ऐलान कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस वाले मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। मुझे और जुल्फ़कार शाह साहब को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम मैस भी उसके साथ इंशाल्लाह हर इतवार सुबह 7:15 बजे या 7 बजे, जो भी टाइम हमारा चला करेगा, उसमें ये थोड़े अरसे के लिए आपके साथ प्रोग्राम जो है रोज़ाना हर इतवार को आप देखा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।